बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 5 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, विच इज केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपरली डिस्कशन की थी प्रिपरेशन ऑफ अल्केन की, जिसमें हमने प्रॉपरली हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस का टॉपिक और उसके साथ रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड के टॉपिक की डिस्कशन की थी। तो वो स्टूडेंट्स, असल में वो मैंने आपको ये बताया था कि उसमें हमने अल्केन्स को प्रिपेयर करना था। अब हम जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस की तरफ। और एक बात मैं आपको याद करवा दूं कि ये बात हमने स्टार्टिंग में की थी जब हमने अल्केन्स के टॉपिक को स्टार्ट किया था कि अल्केन्स जो हैं वो एडिशन रिएक्शंस नहीं करते। ठीक है, वैसे तो वो एडिशन रिएक्शंस नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, उनको हम पैराफिन्स कहते हैं। लेकिन अगर हम इनके केमिकल रिएक्शंस करवाना चाहते हैं तो हमें इन्हें बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है, विच इज कंसीडर्ड एज हाई टेम्परेचर। तो स्टूडेंट, अगर हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाया जाए अल्केन्स का, तो अल्केन्स केमिकली तौर पर रिएक्ट करते हैं। और इस दफा या इस टाइम पर आप यूं कह लीजिए, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि हमने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आपको बताया गया कि केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स की बात हो रही है, और पहली बात बताई गई कि ऑल द अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव का मतलब क्या है? दे आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। ठीक है, इनको पैराफिन्स लीस्ट रिएक्टिव की वजह से ही कहा जाता है। मींस कि ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं या नॉन रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अब जैसा कि बताया गया कि हम इनके केमिकल रिएक्शंस की बात करने लगे हैं, तो अगर हम अल्केन्स के केमिकल रिएक्शन की बात करें तो अल्केन्स केमिकली तौर पर तब रिएक्ट करेंगे जब इनको क्या प्रोवाइड किया जाएगा? हाई टेम्परेचर। और हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करने के बाद अल्केन्स 2 टाइप ऑफ रिएक्शंस करते हैं। फर्स्ट इज द हैलोजिनेशन, सेकंड इज कंबस्शन। हैलोजिनेशन क्या है स्टूडेंट्स? तो इसमें 2 वर्ड हैं, एक हेलो वर्ड है। हेलो मींस हेलोजन, हेलो मींस हेलोजन, एंड जिनेशन मींस एडिशन। ठीक है, ये पीछे हमने हाइड्रोजिनेशन में भी पढ़ा था कि जिनेशन मींस एडिशन, यानी हेलोजिनेशन मींस द एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन की एडिशन करना, इट इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। ठीक है जी। और कंबस्शन क्या है? कंबस्शन वैसे आप इसको उर्दू में याद रख लीजिए, जलने का प्रोसेस या जलने का अमल। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अल्केन्स को जलाएंगे, उन्हें हीट देंगे, यानी हाई टेम्परेचर। ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट्स, हमें यह बात समझ आ रही है कि हमने यहां पर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करनी है इन अल्केन्स, जिसमें अल्केन्स केमिकली तौर पर रिएक्ट करेंगे। फर्स्ट इज द हैलोजिनेशन एंड सेकंड इज द कंबस्शन। तो आइए हैलोजिनेशन को स्टार्ट करते हैं। हैलोजिनेशन का मीनिंग तो मैं स्टूडेंट्स आपको बता चुका हूं कि हैलोजन की एडिशन करनी है। अब जब हमने हैलोजन की एडिशन करनी है तो यहां पर एक प्रोसेस है जिसमें से अल्केन गुजरेगा। ठीक है, पहले हम उस प्रोसेस को देखेंगे, तब हमें हैलोजिनेशन की समझ आएगी। असल में उस प्रोसेस को एक नाम प्रोवाइड किया गया है, विच इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो असल में अल्केन्स जो हैं ये क्या प्रोवाइड करते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? सब्स्टिट्यूट वर्ड आपने यकीनन सुना होगा। सब्स्टिट्यूट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल, अगर एक केमिस्ट्री का टीचर है या एक बायो का टीचर है, वो आपको बायो पढ़ा रहे हैं, तो अभी वो टेम्परेरी तौर पर आपको बायो पढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, वो एक न्यू टीचर हैं जो आपको पढ़ाने आए। ठीक है, फिर एक और टीचर आते हैं, वो भी आपको बायो पढ़ाते हैं। फिर एक और टीचर, यानी डिफरेंट टीचर जो हैं वो आपको बायो पढ़ाते हैं। ठीक है, उनमें से सिलेक्शन होती है कि जी ये टीचर बहुत अच्छे हैं।
अब वो टीचर आपको बायो पढ़ाने आ रहे हैं, रेगुलरली आप उनसे बायो पढ़ रहे हैं, कुछ दिनों के बाद आप ये कहते हैं जी हमें इन टीचर की अच्छी तरह समझ नहीं आ रही, तो क्या होता है कि जो स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या करते हैं, एक न्यू टीचर को बुलाते हैं और उनको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब एक की जगह दूसरे की जगह से रिप्लेसमेंट करना, यानी आप सब्स्टिट्यूशन के वर्ड को रिप्लेसमेंट भी कह सकते हैं। रिप्लेसमेंट का मतलब कि कुछ देर के लिए उनकी जगह क्या कर दी जाएगी, चेंज कर दी जाएगी। ठीक हो गया जी। तो इसी तरह यहां पर हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करनी है, जिसमें क्या होगा कि आपके पास जितना भी अल्केन्स मौजूद होंगे, चाहे वो आपके पास मीथेन है, इथेन है, कोई भी अल्केन है, उसमें से जितने भी हाइड्रोजन हैं वो तमाम के तमाम हाइड्रोजन आप क्या करवा देंगे, रिप्लेस करवा देंगे किसी दूसरे एटम के साथ। और असल में वो जो दूसरा एटम होगा जो रिप्लेसमेंट में आएगा वो असल में होगा हेलोजन। इसी वजह से ऊपर वर्ड हेलोजिनेशन का ऐड किया गया है, या हेलोजिनेशन का बताया जा रहा है कि एडिशन ऑफ हेलोजन। आप एक अल्केन लेंगे, उस अल्केन में एक हेलोजन ऐड करेंगे, ठीक है। जितने भी अल्केन के अंदर हाइड्रोजन है वो सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे, यानी सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे किसके साथ, किसी दूसरे एटम के साथ। फॉर एग्जाम्पल वो एटम क्या है, हेलोजन। तो जब इनकी सब्स्टिट्यूशन होगी तो ये असल में क्या स्टार्ट हो जाएगा, एक केमिकल रिएक्शन, किसका, अल्केन का। तो यही डेफिनेशन यहां पे लिखी गई है कि वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स के एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब यहां पर क्या होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का यहां पे मतलब होगा अल्केन्स। क्या मतलब होगा, अल्केन्स, क्योंकि हम पीछे पढ़कर आए हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या नाम देते हैं, अल्केन्स। तो अगर हमारे पास कोई भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या कार्बन्स हैं, उनके अंदर जितने भी हाइड्रोजन या हाइड्रोजन्स मौजूद हैं उनको क्या किया जाए, आर रिप्लेस्ड विद अदर एटम्स, उनको रिप्लेस किया जाए, यानी उनको सब्स्टिट्यूट किया जाए, चेंज किया जाए किसी दूसरे एटम या एटम्स के साथ। और फॉर एग्जांपल वो एटम कौन है, हेलोजन। अगर हेलोजन को उसकी जगह रिप्लेस किया जाएगा तो उससे पहले हेलोजन को ऐड करवाया जाएगा। दैट्स व्हाई दिस होल प्रोसीजर इज नोन एज हेलोजिनेशन। लेकिन इसमें जो प्रोसेस अक्कर होगा इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक हो गया जी। तो अब स्टूडेंट असल में हम करेंगे यूं कि हम यहां पर अल्केन्स के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को देखने के लिए कुछ रिएक्शंस लिखेंगे, और उन रिएक्शंस को लिखने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जितने भी हेलोजेंस हैं वो तीन तरह से आपके जो भी अल्केन है उसके साथ रिएक्ट करेंगे टेम्परेचर की बेस पर। ठीक है जी। जैसे अब आप ये जानते हैं टेम्परेचर तीन तरह का ही होगा अगर टेम्परेचर की बात की जाए, ठीक है। वैसे तो दो तरह का टेम्परेचर होगा, तीसरे तो उसमें टाइप में आएगा नहीं। एक होगी ब्राइट टेम्परेचर, यानी आप उसको ब्राइट सनलाइट कह लीजिए, फॉर एग्जांपल ब्राइट सनलाइट, या फिर आप उसको क्या नाम दे सकते हैं, डिफ्यूज्ड सनलाइट। डिफ्यूज्ड का मतलब यहां पर लो होगा, यानी कम, या तो ब्राइट लाइट होगी या डिफ्यूज होगी। या फिर आप कह सकते हैं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो दूसरी तरफ एक और चीज हो सकती है विच इज डार्कनेस। तो ये असल में एक हिसाब से आप कह लीजिए टेम्परेचर की कंडीशंस हैं कि अगर हेलोजन आकर ऐड होगा, हेलोजिनेशन करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस परफॉर्म होंगे, तो उसके अंदर टेम्परेचर की क्या इंपॉर्टेंस है, टेम्परेचर का क्या रोल है। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ये कहा था कि जितने भी अल्केन्स हैं वो किस पे काम करेंगे, हाई टेम्परेचर पे। इट मींस दैट कि हमने टेम्परेचर को पहले से ही एक लेवल प्रोवाइड किया है, एक फोकियत दी हुई है। इट मींस दैट यहां पर हमें टेम्परेचर की इंपॉर्टेंस का भी पता होना चाहिए। इसी वजह से यहां पर लिखा गया है कि आपके जितने भी हेलोजन हैं अगर वो ऐड होंगे तो या तो ब्राइट लाइट में या डिम लाइट में, विच इज डिफ्यूज सनलाइट। ठीक है। या फिर एक कंडीशन हो सकती है कि बिल्कुल डार्कनेस है। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि डार्कनेस में बिल्कुल भी जितने भी हेलोजन हैं हमारे कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, डार्कनेस में बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेंगे। ये आपने बात याद रखनी है। हाँ, ब्राइट एंड डिफ्यूज सनलाइट में वो रिएक्ट करेंगे,
लेकिन वो भी उनकी एक स्पेसिफिक कंडीशन है। पहले हम स्टार्ट करते हैं डार्क क्या कहते हैं उसको, डिफ्यूज्ड सनलाइट से। देखिए डिफ्यूज सनलाइट अगर होगी तो डिफ्यूज सनलाइट के अंदर आपके जितने भी हेलोजन हैं वो ऐड तो होंगे, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करने तो देंगे, लेकिन इनकी जो स्पीड होगी वो स्लो होगी, यानी स्लो स्पीड में होंगे ये काम। स्लो स्पीड में ये रिएक्शन जो है क्या होंगे, परफॉर्म होंगे। तो आइए उसको स्लो स्पीड से फिर हम रिएक्ट करवाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अल्केन कैसे रिएक्शंस करेगा। देखिए हम किसी भी अल्केन को ले सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में क्योंकि वो सीरीज ऑफ रिएक्शन परफॉर्म्स हुए हैं जो कि स्लोली स्टेप बाय स्टेप हो रहे हैं और उन्होंने मीथेन को यूज किया है, इसीलिए मैं भी मीथेन को लेता हूं और उसी से रिएक्शन स्टार्ट करता हूं। देखिए मीथेन का फॉर्मूला स्टूडेंट CH4 प्लस आपने किसी हेलोजन को ऐड करना है, एडिशन करेंगे तभी हेलोजिनेशन कहलाएगा। अब आप कोई भी हेलोजन ले सकते हैं, आपके पास 4 हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्लोरीन ऐड हुआ है तो हम क्लोरीन को ले लेते हैं, और आपको पता है क्लोरीन जो है वो हमेशा किस फॉर्म में आएगा, डाई एटॉमिक फॉर्म में। डाई एटॉमिक मीन टू से कि उसके नीचे जो है वो 2 उसकी बेस में लगा होगा, ठीक है जी। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, आपने इस एरो के ऊपर लिखना है डिफ्यूज्ड सनलाइट, ये लिखना जरूरी है। डिफ्यूज सनलाइट लिखने से ये होगा कि इस चीज का एम हो जाएगा कि ये रिएक्शन किस में परफॉर्म हो रहा है, डिफ्यूज्ड सनलाइट में, ठीक हो गया। उसके अलावा आई थिंक सो कोई भी चीज जो है वो उन्होंने रिएक्शन में ऐड नहीं की, डिफ्यूज सनलाइट ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, कॉन्सेप्ट सुनिए। कॉन्सेप्ट ये है कि हमने ये पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वो होंगे जिसमें अल्केन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हैं दे आर रिप्लेस्ड, दे आर सब्स्टिट्यूट विद अदर एटम एंड द अदर एटम इज हेलोजन। यानी कोई भी अगर हेलोजन आएगा तो उसके पास जो भी अल्केन मौजूद होगा उसके जितने भी हाइड्रोजन है वो सारे के सारे क्या होंगे, रिप्लेस होंगे और उसकी जगह कौन आ जाएगा, हेलोजन। तो अब यहां पर होना ये चाहिए कि ये 4 के 4 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाने चाहिए और क्लोरीन को आना चाहिए, तब भी तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगा। लेकिन इधर होगा ये कि क्योंकि हम कंडीशन हमारी डिफ्यूज्ड सनलाइट की है तो ये रिएक्शन स्लोली परफॉर्म होंगे इन स्टेप्स। तो स्टेप बाय स्टेप ये रिएक्शन जब परफॉर्म होगा तो सब्स्टिट्यूशन इस तरह होगी कि एक क्लोरीन जो है वो इधर आने की कोशिश करेगा ताकि वो इधर रह सके, और यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव होकर एक क्लोरीन के पास चला जाएगा। तो क्या होगा, CH4 से आपके पास क्या बन जाएगा, CH3। एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, उसकी जगह क्या आकर ऐड हो जाएगा, क्लोरीन, प्लस क्या चीज बन जाएगी, एक हाइड्रोजन जो यहां से रिमूव हुआ था, एक जो क्लोरीन यहां पर बचेगा, यानी आपके पास बन जाएगा CH3Cl प्लस HCl। अब HCl तो आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कहते हैं, तो CH3Cl क्या है, असल में अगर आप इसका नाम रखना चाहें तो आप इसको बुला सकते हैं मिथाइल क्लोराइड। क्यों, क्योंकि इधर CH3 अब आपके पास क्या बन जाएगा, असल में एक अल्काइल जिसको आप R कह सकते हैं, और क्लोरीन असल में एक हेलोजन है और हेलोजन को आप X से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर आप मिथाइल को R और क्लोराइड को X कह सकते हैं, लेकिन आपने इसको याद नहीं करना, ये कॉन्सेप्ट है जो आपने माइंड में रखना है। आपने इनके नाम याद करने हैं, नाम क्या होंगे, आप इसको नाम दे देंगे CH3 को मिथाइल और Cl को क्या नाम दे देंगे, क्लोराइड। तो ये आपके पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगी, मिथाइल क्लोराइड, ठीक हो गया जी। अब क्या होगा, ये आपकी प्रोडक्ट बन चुकी है, इसको अब आपने दोबारा रिएक्टेंट के तौर पर यहां पर लेना है, तो CH3Cl यहां पर आ जाएगा। अब आपका यहां पर एक ही सवाल होना चाहिए कि मैंने यहां पर CH3Cl को दोबारा क्यों लिया, जो वहां पर प्रोडक्ट बनी है उस प्रोडक्ट को मैंने दोबारा यूटिलाइज क्यों किया। तो स्टूडेंट उसकी रीजन ये है कि हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जब तक हमारे पास अल्केन में हाइड्रोजन नहीं खत्म होते, सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते, तब तक हम क्या करेंगे, क्लोरीन की एडिशन करवाते जाएंगे, हेलोजन की एडिशन करवाते जाएंगे। अब क्या होगा, अब दोबारा वही होगा, एक यहां से क्लोरीन आकर ऐड हो जाएगा और उसकी जगह एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो जाएगा, तो अब आपके पास दोबारा HCl बन जाएगा
और उसके साथ अब CH3 से क्या बन जाएगा, CH2। पहले क्लोरीन एक था, अब 2 क्लोरीन हो जाएंगे, तो CH2Cl2। अब इसमें कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन की वजह से हम इसको नाम देंगे डाइक्लोरो, और एक कार्बन वाला मीथेन ही कहलाएगा, तो आप इसको डाइक्लोरोमीथेन नाम दे सकते हैं। तो बुक पे अगर आप देखेंगे तो आई थिंक सो वहां पर यही नाम उन्होंने मेंशन किया हुआ है। देखिए आप पहले वाले कार्बन को उन्होंने नाम दिया क्लोरोमीथेन, आप उसको क्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं, वगरना आप उसको मिथाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट वाले को आप क्या नाम देंगे, डाइक्लोरोमीथेन। डाई मींस 2, क्लोरो मींस क्लोरीन, मीथेन मींस कार्बन की बेस पर उसको नाम दिया जाएगा। तो डाइक्लोरोमीथेन मींस टू से कि एक मीथेन है जिसके साथ 2 क्लोरीन अटैच है। अब आप इस डाइक्लोरोमीथेन को वहां पर आपने प्रोडक्ट बनाया था, तो इधर इसको एज अ क्या लेंगे आप, रिएक्टेंट के तौर पर लेंगे CH2Cl2, और इसमें अगेन आप क्या चीज ऐड कर देंगे, हेलोजन। और मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि आप हेलोजन की एडिशन तब तक करते रहेंगे जब तक आपका जो हाइड्रोजन है वो वहां से खत्म नहीं होते, रिप्लेस नहीं होते। इस टाइम क्या होगा आप देख सकते हैं, एक क्लोरीन अगेन यहां पर आकर ऐड होगा, और यहां से एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन रिमूव करेगा, तो अब CH2 से क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, CH2 था ना, तो CH2 से क्या बन जाएगा, CH, और इसके साथ क्लोरीन 2 थे, तो 2 से क्लोरीन अब कितनी हो जाएंगे, 3, प्लस उसके साथ क्या चीज बन जाएगी, HCl। अब आप इसको क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स, आप इसको नाम देंगे ट्राइक्लोरोमीथेन। क्यों, इसमें 3 क्लोरीन है जिस वजह से इसको ट्राई क्लोरो, और एक कार्बन की बेस पर मीथेन का नाम देंगे। मगर ना इसका एक और नाम बुक पर अवेलेबल आप देख सकते हैं, इसका नाम क्लोरोफॉर्म भी है। ये असल में किसका फॉर्मूला है, क्लोरोफॉर्म, CHCl3। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं क्लोरोफॉर्म की, वो हमारे नेक्स्ट वर्क के डे में आएंगी, तो इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे उनकी एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। ठीक है जी। अब जो क्लोरोफॉर्म है उसको आप दोबारा रिएक्टेंट के तौर पे लीजिए, CHCl3, अगेन क्लोरीन को एज ए हेलोजन के तौर पर ऐड करिए, सेम कंडीशन प्रोवाइड करिए विच इज डिफ्यूज सनलाइट। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या नजर आएगा कि इस बार जब आप क्लोरीन की एडिशन करेंगे तो ये लास्ट टाइम है। क्यों, क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि लास्ट हाइड्रोजन है जो कि क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देगा। अब आप देखिए आपका जो मीथेन है उसमें जो एक हाइड्रोजन था वो भी रिमूव हो चुका है, और पहले 3 क्लोरीन थे, अब कितने क्लोरीन हो चुके हैं, 4। 4 क्लोरीन को आप नाम देंगे टेट्राक्लोरो। टेट्रा मींस 4, क्लोरो मींस क्लोरीन, टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन मींस टू से 4 क्लोरीन है और एक कार्बन उसके साथ किसका है, मीथेन का। आप इसको टेट्राक्लोरोमीथेन का नाम देंगे। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास जो अल्केन था वो CH4 था, लेकिन जब हमने इसको कंप्लीट किया तो लास्ट में आप देख सकते हैं हमारे पास जो प्रोडक्ट आई है कार्बन टेट्राक्लोराइड की, उसमें कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। इट मींस दैट कि जितने भी हाइड्रोजन थे वो तमाम के तमाम सब्स्टिट्यूट हो गए हैं, और सब्स्टिट्यूशन में उनकी ओपोनेंट या उनके कह लीजिए कि ऑपोजिट जो एटम आकर ऐड हो गए हैं वो आपको नजर आ रहे हैं, वो क्या है, क्लोरीन। आप देख सकते हैं शुरू में कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन थे, रिप्लेसमेंट रिएक्शन जब कंप्लीट हुए तो कंप्लीटेशन पर कार्बन के साथ क्या है, 4 क्लोरीन है, यानी 4 क्लोरीन ऐड हुए, 4 हेलोजन ऐड हुए। जब 4 हेलोजन ऐड हुए इट मींस दैट यहां पर कौन सा प्रोसेस अकर हुआ, हेलोजिनेशन। ठीक है, जो मतलब कि हेलोजिनेशन वो प्रोसेस है जो कि होगा, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वो असल में इसमें परफॉर्म हुए। कंडीशन क्या थी, डिफ्यूज्ड सनलाइट। मैंने नीचे आपको बताया टेम्परेचर में, डार्कनेस में तो रिएक्शन होते ही नहीं। डिफ्यूज सनलाइट में आपने देखा कि सीरीज ऑफ रिएक्शंस हुए। अब हमारे पास बचती है ब्राइट सनलाइट। देखिए जहां तक ब्राइट सनलाइट की बात है मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूं। अगर तो आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री 9th क्लास, वहां पर आपने फ्री रेडिकल का टॉपिक पढ़ा था। उस टॉपिक के ऊपर आपने क्लोरीन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि क्लोरीन जो है वो ब्राइट सनलाइट में बड़ी ही फास्टली रिएक्ट करती है, इतनी फास्टली कि एक्सप्लोजिवली
एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करती है, यानी बहुत ही तेजी से धमाकेदार रिएक्ट करती है, और वो रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि सिंगल स्टेप में परफॉर्म हो जाता है। आइए अब उस सिंगल स्टेप रिएक्शन को हम परफॉर्म करते हैं। शुरू से लिखेंगे मीथेन CH4 प्लस उसके अंदर क्या करेंगे, इस मर्तबा हम क्लोरीन डायटोमिक ऐड नहीं करेंगे बल्कि हम क्लोरीन 4 ऐड करेंगे। 4 क्लोरीन क्यों ऐड करेंगे, ताकि ये 4 क्लोरीन 4 के 4 हाइड्रोजन को सिंगल स्टेप में क्या कर दें, सेपरेट कर दें। ठीक है, और इस वक्त जो हम सनलाइट यूज करेंगे वो कौन सी होगी, ब्राइट सनलाइट। ब्राइट सनलाइट में होगा ये स्टूडेंट का रिप्लेसमेंट रिएक्शन यूं होगा कि ये चारों हाइड्रोजन जो हैं आएंगे और इधर से 4 हाइड्रोजन को रिमूव करके ले जाएंगे, जिसकी वजह से आपके पास सिर्फ पीछे जो चीज बचेगी वो सिंगल कार्बन होगी और उसके साथ 4 HCl यानी 4 HCl जो है वो जनरेट हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि इस मर्तबा आपका जो मीथेन है, नो डाउट इसमें रिप्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, हाइड्रोजन रिमूव हो गए हैं, लेकिन इसके साथ आकर कोई भी हेलोजन की एडिशन नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि हीट इतनी ज्यादा ब्राइट सनलाइट में प्रोवाइड की गई कि एक्सप्लोसिव रिएक्शन हुआ, धमाका हुआ, सब कुछ ब्रस्ट हो गया और सिर्फ कार्बन बचा। और ये भी कार्बन कैसा होगा, इट इज कॉल्ड कार्बन ब्लैक, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, जब धमाका होगा यानी एक्सप्लोसिवली रिएक्शन होगा तो सब कुछ ब्लास्ट हो जाएगा, जिसके पीछे सिर्फ क्या बचेगी, ऐश टाइप स्ट्रक्चर बनेगा, राख। तो वो राख असल में क्या होगी, वो कार्बन होगी जो कि कार्बन ब्लैक होगा। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जिस तरह क्लोरोफॉर्म की थी वो हमारे नेक्स्ट वर्क के डे में आएंगी, तो इंशाल्लाह हम उनको वहां पर डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में, हेलोजिनेशन के क्वेश्चन में, कैसे हमने 3 कंडीशंस पे रखकर इस टॉपिक को डिस्कस किया। अब यहां पर एक बात आप एज अ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर आप बुक में जो है वो ब्राइट सनलाइट का रिएक्शन पहले लिखा हुआ है, डार्कनेस का बाद में, तो पोजीशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मैं क्योंकि फ्लो में था तो मैंने कंडीशंस लिखकर जहां से मुझे समझ आई मैंने पहले उस कंडीशन को स्टार्ट कर दिया। इनको आगे पीछे करने से कुछ भी नहीं होता। बस आपने ये याद रखना है कि हेलोजिनेशन आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको जब आपने परफॉर्म करना है, ये देखिए ना, ये तो हमने इसको कॉन्सेप्चुअल समझ लिया है कि ये क्या है, लेकिन जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा और आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को लिखना है, आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स गेन करने हैं, तो उसको लिखने का एक पैटर्न है, एक स्पेसिफिक पैटर्न है, और वो पैटर्न कुछ इस तरह है कि सबसे पहले तो आप हेलोजिनेशन के बारे में कुछ लिखेंगे, वो मैं आपको अभी बुक पे बता देता हूं, फिर आप सब्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन लिखेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे स्टूडेंट, उसके बाद डायरेक्ट आप डिफ्यूज सनलाइट के जो सीरीज ऑफ रिएक्शन है वो राइट करेंगे। इनको राइट करने के बाद आप हेडिंग बनाएंगे नेट रिएक्शन। क्या हेडिंग बनाएंगे, नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन का मतलब यानी जो टोटल रिएक्शन है, और इस हेडिंग में आप ये लास्ट वाला रिएक्शन लिखेंगे जो कि ब्राइट सनलाइट का। और जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूं कि एरो के ऊपर जो चीज लिखी होती है वो लिखना जरूरी है, क्योंकि वो उसका पार्ट होता है, उसके मार्क्स होते हैं। इसीलिए मैंने हर एक एरो को लिखकर बताया ताकि आप इसको मिस ना करें। ठीक हो गया जी। ये आपका स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब आप जरा बुक पर आ जाइए, पेज नंबर 86 पर। 85 के लास्ट पर 2 लाइन्स हैं, उन्हें आप खुद रीड कर लीजिएगा। पेज नंबर 86 पर आ जाइए, हेलोजिनेशन। इसमें आप मार्क कर लीजिए, इसको रीड आप खुद करेंगे, रीडिंग आपने इसकी खुद करनी है ताकि आपको समझ आए। आपने फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट 3 लाइन्स जो हैं वो डेफिनेशन है, वहां तक पहले लिखना है। ठीक हो गया। फिर आपने नेक्स्ट लाइन पे आ जाना है, अल्केन्स रिएक्ट फेयरली विद हेलोजन इन डिफ्यूज सनलाइट ओनली। आपने ये लाइन सिर्फ राइट करनी है। इस लाइन को राइट करने के बाद आपने नीचे आ जाना है नेक्स्ट पैराग्राफ पे, इन डिफ्यूज सनलाइट a series of reactions take place and each step one hydrogen atom is substituted by halogen atoms। कि डिफ्यूज सनलाइट में एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस होती हैं जिसमें स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, रिएक्शन परफॉर्म होता है। आपने इसको यहां तक लिखना है, एटम्स तक, यहां पर कॉमा है, इसको फुल स्टॉप कर लीजिए। उसके बाद आपने सीरीज ऑफ रिएक्शन लिखनी है जैसे लिखे हैं। ठीक है जी। जब वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, उनको कंप्लीट करने के बाद आपने स्टूडेंट्स नेट रिएक्शन की हेडिंग बनानी है और इस रिएक्शन को कॉपी कर देना है जो कि बुक में टॉप पे लिखा हुआ है। ठीक है। या फिर आप ये वाला भी देख सकते हैं, इसमें मैंने 1-2 एडिशंस की हैं, लाइक इसको कार्बन ब्लैक का नाम दिया, वहां पर नहीं लिखा। तो आपने इस लॉन्ग को ऐसे कंप्लीट करना है। यहां तक लॉन्ग कंप्लीट हो चुका है। अब जो बीच में कटिंग हुई है वो असल में एमसीक्यू है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको आपने स्टूडेंट्स खुद सेपरेट करना है। फॉर एग्जांपल ये एमसीक्यू आ सकता है यहां पर कि इज हेलोजिनेशन अकर इन डार्कनेस और नॉट, ठीक है, तो आपने इसका आंसर देना है नो, कि डार्कनेस में हेलोजिनेशन अकर नहीं होती। इस तरह इसमें से काफी एमसीक्यूज हैं, इनके नेमिंग्स के एमसीक्यूज बन सकते हैं, इनके जो नाम हैं, तो ये आपने स्टूडेंट्स यहां तक क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। तो आज स्टूडेंट्स हमारा जो वर्क फॉर डे 5 है वो यहां तक कंप्लीट होता है। इसमें से आप अपने जो एमसीक्यूज हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। अब हम वर्क फॉर डे 6 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, विच इज केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था, और इस टॉपिक के अंदर हमने जो फर्स्ट टाइप थी हेलोजिनेशन वो कंप्लीट कर ली है, जिसको हमने अपने वर्क फॉर डे 5 में असल में कंप्लीट किया था। अब जैसा कि आपको ये बताया गया कि वर्क फॉर डे 6 से हमारा इसी टॉपिक को हमने आगे कंटिन्यू करना है, तो आइए इसकी जो सेकंड टाइप है, जो कंबस्शन का टॉपिक है, उसको अब हम स्टार्ट करेंगे। तो कुछ बातें जो हैं वो पहले से लिखी हुई हैं, जो कि प्रीवियस लेक्चर में भी थी, वो इसीलिए लिखी रहने दी हैं ताकि आपको माइंड में ये बात रहे कि ये प्रॉपर्टीज जो अल्केन की पहले आपको बताई हैं ये ऐसे ही हैं। फॉर एग्जांपल, अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव एंड अल्केन्स रिएक्ट एट हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर पे 2 टाइप्स थी, जिसमें से एक हम डिस्कस कर चुके हैं, और अब हमने दूसरी टाइप यानी कंबस्शन की डिस्कशन करनी है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको ये पहले बताया गया था कि कंबस्शन का मतलब क्या होता है, जलने का प्रोसेस, ठीक है, यानी एक ऐसा अमल जिसमें हम अल्केन्स को जलाएंगे, यानी उन्हें कंबस्टाइल करेंगे, उन्हें जलने देंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि कंबस्शन में जब हम अल्केन्स की कंबस्शन की बात करेंगे तो कंबस्शन यहां पर हम 2 तरह की डिस्कस करेंगे। एक कहलाएगी कंप्लीट कंबस्शन, ठीक है, और दूसरी जो इसकी टर्म कहलाएगी, या दूसरी कह लीजिए आप डिवीजन जो कहलाएगी, वो कहलाएगी इनकम्प्लीट कंबस्शन। अब बुक में तो इनकी वैसे हेडिंग्स जो हैं वो बनी नहीं हुई, लेकिन आपने ये हेडिंग्स खुद बनानी है, ठीक है। जो फर्स्ट पैराग्राफ और फर्स्ट रिएक्शन है वो कंप्लीट कंबस्शन का है, और जो नेक्स्ट 2 लाइंस आपको बुक में नजर आ रही हैं और उसके नीचे जो रिएक्शन है वो इनकम्प्लीट कंबस्शन का है, ठीक है। आप खुद उधर हेडिंग्स बना लीजिए। आइए हम इसको देखते हैं कि हम इनको कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट का नाम क्यों दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये बात याद रखिए कि जब हमने स्टूडेंट सोर्सेस की बात की थी, तो सोर्सेस पर कई जगह पर ये आया था कि हम अल्केन्स को एज कह लीजिए कि पेट्रोल के तौर पर भी यूज करते हैं, या फ्यूल गैस के तौर पे हम अल्केन्स को जब निकालते हैं तब भी यूज करते हैं, यानी इनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि इनके कार्बन को जलाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए हमें जरूरत होती है ऑक्सीजन की, क्योंकि अगर आपने किसी भी चीज को जलाना है सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर, तो जाहिर सी बात है इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन होती है जो कि उसको जलने में मदद करती है। तो विदाउट ऑक्सीजन जो है इनको जलाना पॉसिबल नहीं है। तो असल में ऑक्सीजन की बेस पर हमने इनको कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबस्शन में डिवाइड किया, ठीक है। अब ऑक्सीजन की क्योंकि बेस पे किया है, तो ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस भी सुन लीजिए। अगर तो ऑक्सीजन अनलिमिटेड है, अगर हमारे पास अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, तो इट मींस दैट कि आप बात कर रहे हैं कंप्लीट कंबस्शन की। और अगर हमारे पास ऑक्सीजन लिमिटेड है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, या लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन है, तो याद रखिए फिर हम बात किसकी करेंगे, हम बात करेंगे इनकम्प्लीट कंबस्शन की, ठीक है। ये बात आपने बस याद रखनी है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है तो आप यूं समझिए कि वो कंप्लीट कंबस्शन है, और लिमिटेड अगर अमाउंट है वो इनकम्प्लीट। अब पहले कंप्लीट कंबस्शन को सुनने के लिए मैं आपको ये बता दूं कि हम एग्जांपल जो लेने लगे हैं वो सिंपल है। हम अपने डोमेस्टिक लेवल के एग्जांपल से इसको स्टार्ट करेंगे। देखिए, क्योंकि हमने एग्जांपल लेनी होती है मीथेन की,
एग्जाम्पल अगर हम मिथेन की लेंगे, हमें पता है मिथेन का मॉलिक्यूलर मास लो होता है, जिस वजह से वो गैस कंसीडर होती है। तो असल में मिथेन एक ऐसी गैस है जिसको हम डोमेस्टिक लेवल पे घर पर यूटिलाइज करते हैं या यूज करते हैं। तो हमारे घरों में आप यूं कह लीजिए कि हमारा जो चूल्हा होता है उसमें जो गैस आ रही है वो मिथेन गैस है। अब मिथेन गैस का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? CH4। ठीक है। आप घर में जैसे ही अपने चूल्हे को ओपन करेंगे, उसका स्विच ऑन करेंगे, तो उसमें से मिथेन गैस जो है वो इन्वायरमेंट में आएगी, और उसी वक्त इन्वायरमेंट में एक और गैस अवेलेबल होगी विच इज ऑक्सीजन। कौन सी गैस अवेलेबल होगी? ऑक्सीजन। अब वो ऑक्सीजन उस मिथेन गैस के साथ रिएक्ट कर जाएगी, उसमें ऐड हो जाएगी। अब इतनी देर में आप क्या करेंगे? आप एक माचिस पकड़ेंगे, उसमें से एक जो स्टिक है यानी एक तीली निकालेंगे और उसको जलाएंगे, यानी आप अब क्या स्टार्ट करने लगे हैं? द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। तो ये देखिए मैंने यहां पे वर्ड बर्निंग लिख दिया, ठीक हो गया। तीली जैसे ही जलाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट? उसमें चूल्हे में आग लग जाएगी। क्या लग जाएगी? आग, यानी मिथेन गैस जो है वो जल पड़ेगी। तो ये जलने का जो प्रोसेस है इट इज कॉल्ड कंबस्टन। जलने पर क्या होता है? जब आप जाहिर सी बात है कोई खाना वगैरह कुक करते हैं, कुकिंग करते हैं, तो खाना बनाते वक्त आपने देखा होगा कि किचन में धुआं धुआं हो जाता है, यानी स्मोक हो जाती है। तो वो स्मोक असल में इस वजह से होती है कि जितना भी कार्बन है वो आकर अटैच करना स्टार्ट कर देता है ऑक्सीजन के साथ और एक स्पेसिफिक गैस बना देता है विच इज कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि असल में कमरे में मौजूद स्मोक होती है। ठीक है, या सॉरी किचन, कमरे ही होगा ना किचन वगैरह। और असल में होता ही है कि 4 हाइड्रोजन जो हैं वो इस फॉर्म में आ जाते हैं, यानी 2H2। देखिए अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हाइड्रोजन असल में क्या है? हाइड्रोजन एक गैस है अगर वो H2 की फॉर्म में होगी। और हाइड्रोजन की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि हम प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन को कहीं से भी हीट मिल जाए तो हीट मिलने पर वो पॉप साउंड क्रिएट करती है, यानी पॉप साउंड से मुराद के छोटे छोटे जो है वो पटाखे बजना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर यहां पर हीट बर्निंग चल रही है तो यहां पे तो फिर हाइड्रोजन गैस बन ही नहीं सकती। अगर यहां पे हाइड्रोजन गैस क्रिएट हो जाती है अगर, तो बर्निंग यानी हीट की वजह से वहां पे तो छोटे 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 मिनी जो पटाखे हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, बजना शुरू हो जाएंगे। तो इसका तो काफी नुकसान होगा। इसका मतलब किचन में आप खुद समझ सकते हैं फिर कुकिंग तो नहीं हो रही, कुछ और ही प्रोसेस होगा। तो असल में क्योंकि हमने ऊपर कहा है कि ऑक्सीजन की अमाउंट क्या होती है? अनलिमिटेड, बहुत ज्यादा है। इस वजह से यहां पर रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम लिखेंगे कि इसमें मजीद 2 ऑक्सीजन और अवेलेबल है, जिनमें से 2 तो कार्बन के साथ चले जाते हैं और 2 ऑक्सीजन असल में हाइड्रोजन के साथ ऐड होकर क्या बन जाता है? वाटर। अब ये वाटर इजीली इवेपोरेट हो सकता है क्योंकि यहां पर बर्निंग है, हीट है, टेम्परेचर है। वो टेम्परेचर इस वाटर को क्या बना देगा? वेपर बना देगा, यानी वाटर वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? और इसके साथ आप बुक पर देख सकते हैं वर्ड लिखा होगा हीट। मैं इसीलिए नहीं लिख रहा क्योंकि ये रिएक्शन की जगह कंप्लीट हो चुकी है। चलो मैं नीचे लिख देता हूं, प्लस क्या बन जाएगा? हीट। हीट यानी टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा क्या होगा? रिलीज होगा। तो ये असल में अब आपने देखा कि कैसे मैंने ऑक्सीजन के अमाउंट को चेंज किया क्योंकि जरूरत थी और ऐड कर ली। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट कंबस्शन हुई है जिसमें अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ क्या यूज हुई है? ऑक्सीजन। अब जिस तरह ये आप देख रहे हैं कि ये मैंने आपको प्रोसेस कुकिंग के लिए बताया, इसी तरह आपकी जो व्हीकल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, उनमें भी यही प्रोसेस होता है। हम पेट्रोल डलवाते हैं, वो पेट्रोल इंजन तक जाता है, आप किक मार के रेस देते हैं तो क्या होता है? होता ही है कि इंजन में से जैसे ही वो पेट्रोल मतलब कि इंजन तक जाता है तो वो पेट्रोल बर्निंग के प्रोसेस तक पहुंचता है और आपकी जो बाइक या आपकी जो भी व्हीकल है उसमें आप देख सकते हैं कि वहां से कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे बाइक का जो सिलेंसर होता है, ठीक है, इसी तरह अगर कोई कार वगैरह तो उसकी पिस्टन होती है, गौर करें तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक हो गया? और प्लस आप देखेंगे आपकी गाड़ी का, आपकी जो कार है, आपकी जो व्हीकल है, आपकी अगर ऑटोमोबाइल्स हैं, जो भी आपके पास जो भी अवेलेबल है उसमें आप देखेंगे कि उसके जो इंजन होगा वो इंजन क्या हो जाएगा? हीट अप, गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। हीटिंग की वजह से यह प्रोसेस जो है एक्सेलरेट होता है।
ठीक है जी। तो ये एक ऐसी आप कह लीजिए कंप्लीट कंबशन एक एप्लीकेशन है जो कि यूज होती है हमारे डोमेस्टिक लेवल पर भी और दूसरे लेवल्स पर भी, लाइक कमर्शियल लेवल। ठीक है जी। तो अब आप बुक पर आ सकते हैं, हम इसके साथ साथ रीडिंग करेंगे, रीडिंग करना जरूरी है। पेज नंबर 86 पर आ जाइए। कंबशन, alkanes burn in the presence of excess of air or oxygen to produce a lot of heat, carbon dioxide and water। यानी alkane जब भी जलेंगे excess of air में तो ये चीजें क्रिएट करेंगे और ये रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा इन ऑटोमोबाइल कंबशन इंजन्स में, डोमेस्टिक हीटर्स में, कुकिंग एप्लायंसेस में। ये इन जगहों पर क्या होगा, अक्कर होगा। अगली बात जो लिखी हुई है वो आपको वैसे पता होगी कि अगर हीट पैदा हो रही है, हीट जाहिर सी बात है इन्वायरमेंट में रिलीज हो रही है। किचन की अगर बात कर ली जाए तो किचन में रिलीज होगी, तो जाहिर सी बात है ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक। एक्सो मींस आउटसाइड, थर्मिक मींस हीट। यानी जो हीट रिलीज हो रही है वो कैसे रिलीज हो रही है, आउटसाइड, बाहर की तरफ। इसलिए नेक्स्ट लाइन में यही लिखा हुआ है कि इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड बिकॉज ऑफ अल्केन्स and because of it alkanes are used as fuel। इसीलिए हम इनको फ्यूल के तौर पर भी यूटिलाइज करते हैं। सेम वही रिएक्शन है, आपको नजर आ रहा है, वो मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब हम चलते हैं जी लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन यानी इनकम्प्लीट कंबशन की तरफ। इनकम्प्लीट कंबशन का जो रिएक्शन है स्टूडेंट्स, वो हमने वही लिखना है जो बुक पर है। अब आप देख सकते हैं कि बुक पर आपको पहले तो मीथेन गैस ही बनी नजर आ रही है, उसके बाद ऑक्सीजन ही आपको नजर आ रही है, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट है। प्रोडक्ट जो बनेगी वो क्या है, डिफरेंट। उसकी वजह यह है कि यहां पर आप जो ऑक्सीजन को यूज करेंगे उसकी एक अमाउंट होगी जो कि लिमिटेड होगी, स्पेसिफिक होगी, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप बुक पर देख सकते हैं ऑक्सीजन की जो अमाउंट उन्होंने प्रोवाइड की है वो 4 है, यानी आप ऑक्सीजन के पीछे क्या लिख देंगे, 4। ठीक है, ये स्पेसिफिक अमाउंट है। तब जब आपने कितने मीथेन लेने हैं, 3। अगर आप 3 मीथेन के मॉलिक्यूल्स लेंगे तो उसके साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आपको लेना पड़ेंगे, या कह लीजिए 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स यूज होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, अब इसमें से प्रोडक्ट्स बननी है, वो हमने 1 बाय 1 बनानी है। वो कैसे बनेंगी, पहले आप देखिए आपके पास कार्बन कितने हैं, आपके पास है 3 कार्बन। 3 कार्बन में से आप बुक पर भी अगर देखें तो एक जगह कार्बन आपको 2 लगे हुए नजर आ रहे होंगे और एक जगह कार्बन आपके पास खाली पड़ा होगा। जो 2 कार्बन है असल में इन्होंने बनना है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप बुक में देख सकते हैं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड वो कैसे बनेगी, अब आपने ऑक्सीजन की रेशियो को देखना है। हमारे पास ऑक्सीजन लिमिटेड है इसलिए हम इनको देख रहे हैं। हमारे पास ऑक्सीजन कितनी है, 4 2 8। कितने हैं, 8। इन 8 ऑक्सीजन में से हमने क्या करना है, हम सिर्फ और सिर्फ यहां पर एक ऑक्सीजन लगाएंगे जो कि अल्टीमेटली कितने हो जाएंगे, 2। यानी इट मींस दैट यहां से 2 ऑक्सीजन यूज हो चुके हैं। अब 8 में से अगर आप 2 ऑक्सीजन निकाल दें तो पीछे कितने बच जाते हैं, 6। यानी 6 ऑक्सीजन अवेलेबल है। अब आप अगर दूसरी तरफ देखिए स्टूडेंट, तो आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 4 3 12। अब 12 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन को लिखने का तरीका क्या होता है आपको पता है, 6H2। 6H2 क्यों, 6 2 क्या हो जाएगा, 12। अब आप अगर इस 6H2 के साथ एक ऑक्सीजन लिख देते हैं तो वो कितनी हो जाएंगे, अल्टीमेटली 6। और आपके पास यहां पे बचते हुए कितने ऑक्सीजन थे, 6। इस तरह आपका ये रिएक्शन बैलेंस होगा कि ऑक्सीजन लिमिटेड है जिस वजह से टोटल 8 ऑक्सीजन है, 8 में से 6 जो है वो वाटर के लिए चले जाएंगे उसको बैलेंस करने के लिए, और जो बचेंगे वो 2 ऑक्सीजन आकर कार्बन के साथ कंबाइन हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो कार्बन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हुए हैं इन्होंने मिलकर क्या बना दिया है, कार्बन मोनोक्साइड। इसके साथ क्या बना है, कार्बन ब्लैक। अब आप देख सकते हैं कि अब आपके पास जो प्रोडक्ट्स आएंगे ये डिफरेंट है। ठीक है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में जो कार्बन मोनोक्साइड बन रही है ये आपके लिए इतनी नुकसानदेह है कि इसकी वजह से आपको सफोकेशन हो सकती है। सफोकेशन को आप उर्दू में घुटन कह सकते हैं
कि आपको घुटन होना स्टार्ट हो जाएगी और सफोकेशन की वजह से डेथ भी हो सकती है। अब सवाल यह है कि लिमिटेड सप्लाई कैसे हो सकती है। देखिए, अगर आप गौर करें तो मैं आपको किचन की एग्जांपल देता हूं। पहले घरों में किचन होते थे क्लोज्ड, कि घरों में जो किचन होते थे स्टूडेंट्स, उनका लगा होता था, मतलब एक स्पेसिफिक रूम होता था सेपरेट किचन का। आज बहुत कम, आज आप देखते हैं ओपन एयर किचन होते हैं। ओपन एयर या आप यूं कह लीजिए कि आपका जो टीवी लॉन्च है उसमें ओपन किचन होते हैं। कुछ स्पेसिफिक दरवाजा नहीं होता कि किचन आप दरवाजा खोलेंगे और फिर एंटर होंगे, नहीं। पहले ऐसे होता था, जो किचन होते थे वो सोफिस्टिकेटेड होते थे, स्पेसिफिक दरवाजा होता था, एक सेपरेट रूम होता था। उसमें क्या होता था, कभी कभार जब खाना वगैरह बनाते थे लाइक सर्दियों में, तो कोई वेंटिलेशन नहीं होती थी। तो अब वो एक स्पेसिफिक आप कह लीजिए एक बॉक्स है, एक डब्बा है चार दीवारी, जिसमें आपकी वालदा खाना बना रही है, लेकिन क्योंकि दरवाजा बंद है और कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है जहां से प्रॉपरली ऑक्सीजन आ रही है, तो वहां पर आप कह सकते हैं कि ये कौन सी जगह बन जाएगी, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर वहां पे ऑक्सीजन नहीं आएगी सही तरह, तो फिर ये वाला रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन परफॉर्म होगा, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, कार्बन ब्लैक बनेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से सफोकेशन हो सकती है और उस बेयर रूम में या कह लीजिए जो सेपरेट रूम है उसमें सफोकेशन की वजह से डेथ हो सकती है। लेकिन आप आज के किचन देखें तो क्या होता है, ओपन एयर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टीवी लॉन्च वगैरह के अंदर ही ओपन किचन बने होते हैं, कोई सेपरेट रूम नहीं होता। उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज्यादा अनलिमिटेड आ रही होती है, वेंटिलेशन बहुत ज्यादा होती है, जिसमें कंप्लीट कंबशन का रिएक्शन क्या होता है, परफॉर्म होता है। ठीक है जी, तो ये असल में आप याद रखिए, ये डिफरेंस है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबशन। आगे इसे रीड कर लेते हैं। इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देयर इज इनकम्प्लीट कंबशन, जिसके रिजल्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जो क्या क्रिएट करती है, सफोकेशन, और उसकी वजह से क्या हो सकती है, डेथ। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब घुटन होगी, सही तरह से आपको सांस नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। और वैसे भी कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जिसकी प्रॉपर्टीज आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़कर आए हैं कि ये गैस जैसे ही आपके ब्लड में एंटर होती है, आपके ब्लड में एंटर होकर ये ऑक्सीजन की कैपेसिटी को कम कर देती है आपके ब्लड के हीमोग्लोबिन में, और अपनी कैपेसिटी को ज्यादा कर देती है, जिस वजह से सही तरह से ब्लड में आपके ऑक्सीजन नहीं ट्रैवल करती, और आपके ब्लड में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से आपको क्या होती है, सफोकेशन होती है, और इसी वजह से क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है जी, ये असल में स्टूडेंट्स हमारे पास टू टाइप्स थी, इनकम्प्लीट कंबशन की या सब डिवीजन थी, जिसको मैंने डिवाइड कर कर आपको एक्सप्लेन किया। यहां तक स्टूडेंट्स हमारे जो केमिकल रिएक्शंस है एल्केन्स के, वो कंप्लीट होते हैं। इसके साथ हमारे पास एल्केन के यूजेस पढ़े हैं। आइए अब हम इन यूजेस को भी साथ ही डिस्कस कर लेते हैं जी। यूजेस ऑफ मीथेन एंड इथेन, ये फर्स्ट टू मेंबर्स हैं, आप इसकी जगह यूजेस ऑफ एल्केन्स भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, पहला यूज क्या स्टूडेंट्स का, नेचुरल गैस दैट इज चीफली मीथेन इज यूज्ड एट डोमेस्टिक फ्यूल, यानी डोमेस्टिक लेवल पे, घरेलू लेवल पर आप कह सकते हैं कि मीथेन जो है वो चीफली तौर पर यूज हो रही है। चीफली का मतलब यहां पर होगा मेनली, ठीक है, वो नेचुरल गैस है। इसके अलावा आपके पास जो सीएनजी होती है, जिसको हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, ये कहां पर यूज होती है, ऑटोमोबाइल्स में, यानी कार्स वगैरह, जो गाड़ियों वगैरह, उनके ऑटोमोबाइल फ्यूल में यूज होती है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आगे आ जाइए, आप देखिए कि एल्केन से आप कौन कौन से केमिकल तैयार करवा सकते हैं, कौन कौन से केमिकल तैयार करवा सकते हैं। कहता है दीज गैसेस आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स सच एज कार्बन ब्लैक। जैसे कि अब आप गौर से देखिएगा, आपने यहां पर मीथेन का रिएक्शन करवाया, मीथेन एक अल्केन है, इस अल्केन ने क्या किया, एक एलिमेंट तैयार करवाया विच इज कॉल्ड कार्बन ब्लैक। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन ब्लैक की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक गैस ने की विच इज मीथेन। तो आप मीथेन और इथेन दोनों से कार्बन ब्लैक तैयार करवा सकते हैं। इसके अलावा मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3OH, ये मिथाइल अल्कोहल है। C2H5OH, ये इथाइल अल्कोहल है। ठीक है, आप इसे कॉपी कर लीजिए, बुक पे नहीं लिखे। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 होता है स्टूडेंट्स। इसके अलावा क्या है हमारे पास, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड।
इसके अलावा फॉर्माल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड, यह आपने थर्ड चैप्टर में फंक्शनल ग्रुप 11 चैप्टर, जो कि वैसे अगर काउंटिंग करेंगे तो थर्ड बनेगा, वैसे आपकी बुक की काउंटिंग के हिसाब से 11 चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसका जो लास्ट टॉपिक था फंक्शनल ग्रुप का, टेस्ट से पहले उस टॉपिक के अंदर फंक्शनल ग्रुप के अंदर आपने ये फॉर्माल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड को एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ा था। तो फॉर्माल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? HC डबल बॉन्ड OH, ये फॉर्माल्डिहाइड है। CH3C डबल बॉन्ड OH, ये आपके पास क्या है? एसिटाल्डिहाइड। ठीक हो गया जी। तो ये स्टूडेंट असल में ये वो केमिकल्स हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इजीली कौन करवा सकती है? आपके पास मौजूद ये दो गैसेस जिनको अल्केन का नाम दिया गया। कहते जी दीज केमिकल्स आर यूज्ड इन डेली लाइफ, इनको आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब यहां से कार्बन ब्लैक का स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है, इसको मार्क करिए। कार्बन ब्लैक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ शू पॉलिशेस, यानी जो शू की पॉलिश है वो कार्बन ब्लैक से तैयार होती है। प्रिंटर इंक, जिसको आप अगर प्रिंटर की शॉप पर चले जाएं तो इसको टोनर के नाम से पुकारा जाता है, प्रिंटर की इंक। जब आप पेज की प्रिंटिंग करवा कर लाते हैं या कॉपी करवाते हैं तो जो ऊपर इंक होती है ब्लैक कलर की, वो भी इसी कार्बन ब्लैक से तैयार होती है। इसके अलावा एज अ फिलर इन रबर इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री में जब टायर बनाया जाता है तो उस टायर के अंदर फिलर के तौर पर कार्बन ब्लैक को डाला जाता है। अब ये कार्बन ब्लैक करता क्या है? ये कार्बन ब्लैक जो है वो उस टायर के साइज को फिल करता है, मतलब उसमें फिलिंग की जाती है तो उसका साइज जो है, उसका वेट जो है वो बढ़ जाता है। तो टायर के वेट को इंक्रीज करने के लिए इसकी फिलिंग की जाती है। इसी तरह एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म? जैसे कि आपको मैंने वर्क फॉर डे 5 में बताया था कि मैं आपको क्लोरोफॉर्म के यूज नेक्स्ट डे में बताऊंगा, तो आप देख सकते हैं कि इसका यूज आ चुका है कि क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर रबर, वैक्सेस एटसेट्रा, यानी इसको सॉल्वेंट के तौर पर यूज किया जाता है इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है। इसके अलावा एंड फॉर एनेस्थीसिया, स्टूडेंट्स एनेस्थीसिया का मतलब होता है बेहोश करना। असल में क्लोरोफॉर्म यूज किया जाता है मोस्टली, अगर हम अपनी बात करें स्कूल लेवल पर, तो बायो के जब हम प्रैक्टिकल्स करते हैं तो उन प्रैक्टिकल्स में फ्रॉग को बेहोश करने के लिए, यानी उसे हम क्लोरोफॉर्म जो है वो क्या करवाते हैं, वाटर के अंदर मिक्स करते हैं और क्लोरोफॉर्म जो है उसको फ्रॉग को इनहेल करवाते हैं, जिस वजह से जो क्लोरोफॉर्म है वो जैसे ही एंटर होता है तो वो क्या बन जाता है? एनेस्थीसिया, यानी जो फ्रॉग है वो एनेस्थीसिया हो जाता है, बेहोश हो जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा स्टूडेंट्स कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है कि इट इज यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, कि इंडस्ट्रीज में इसको एज ए सॉल्वेंट के तौर पर यूज किया जाता है और इसको ड्राई क्लीनिंग के तौर पर यूज किया जाता है। यानी क्लीनिंग जो है, कुछ मेटल्स वगैरह होती हैं, कुछ लिक्विड्स होते हैं, उनकी क्लीनिंग करने के लिए इसको वहां पर एज ए ड्राई क्लीनर के तौर पर यूज किया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड को। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ये सारी की सारी अल्केन्स हैं और इन तमाम का अपना अपना एक स्पेसिफिक या एक से ज्यादा स्पेसिफिक यूज है, जो कि हम इजीली अपनी डोमेस्टिक लाइफ पर जिनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये असल में स्टूडेंट्स हमारे पास यूजेस थे। मीथेन की यूजेस मोस्टली शॉर्ट में आती हैं, आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर याद करना है। 3 है, कोई सी 2 याद कर लीजिए। उसके अलावा स्टूडेंट कार्बन ब्लैक, क्लोरोफॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कई बार आए हैं, इन्हें शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर याद करिए। और कंबस्टन जो है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको लॉन्ग में भी याद करना है, ठीक है, और शॉर्ट में भी याद करना है। वैसे मोस्टली ये लॉन्ग में आता है। इसके अलावा स्टूडेंट इसमें जितने एमसीक्यूज हैं मैंने आपको साथ साथ गाइड किया, आपको होपफुली समझ आ चुका होगा। तो आज जो वर्क फॉर डे 6 है वो हम यहां तक कंप्लीट करते हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप इसमें से इजीली जो एमसीक्यूज हैं वो जरूर सेपरेट करें, क्योंकि इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो मोस्टली आते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना टॉपिक जो है वर्क फॉर डे 6 का वो यहां तक कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।